जनरली शार्क टैंक में क्या होता है कि कंटेस्टेंट आते हैं, अपनी पीच देते हैं और उसके बाद जो शार्क टैंक के जजेस हैं, जिसमें से गजल अलग है जो कि को फाउंडर है मामाअर्थ की, वो बताते हैं कि वो उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे या फिर नहीं और क्यों। लेकिन आज चीज़ें कंप्लीटली अपोजिट है। आईपीओ मार्केट में मामाअर्थ आज एक कंटेस्टेंट बनकर आया है और जजेस हैं आप सभी लोग जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। और आज मामाअर्थ की पूरी पीच को मैं आप सभी को समझाऊंगा, जिसके बाद आपको जजमेंट देनी है कि क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या फिर नहीं और क्यों। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंपनी है। बीपीसी यानी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है। पिछले 6 सालों में ही इन्होंने 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया है। अगर मैं सिर्फ पिछले 2 सालों की ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी का रेवेन्यू 800% से बढ़ा है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो पहले बातें चल रही थी कि कंपनी का वैल्यूएशन 24,000 करोड़ के करीब आने वाला है, जिसके बाद कंपनी का जो पी रेशो वो 1700 निकल कर आया था। लेकिन अब कंपनी ने बता दिया है कि हमारा जो वैल्यूएशन है वो 10,000 करोड़ के आसपास है, जिसके बाद जो पी रेशो है आइडियली आपको लगेगा ये कम होना चाहिए, लेकिन ये और बढ़ गया है। ये हो गया 2600, यानी कि शायद ही आपने कभी इतना हाई पी रेशो सुना होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंपनी और इसकी पीच भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पूरा सुनिए और सुनने के बाद फिर आपका जजमेंट बताइए कि क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या फिर नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के यूनिक फीचर्स के बारे में, यानी कि कंपनी की कॉम्पिटिटिव एज क्या है, क्या ऐसा है जो कंपनी को कंपटीशन से अलग रखता है। तो अगर मामाअर्थ के फाउंडर्स की बात करें, गजल अलग और वरुण अलग की, तो इनका कहना है कि जब अपने बेबी के लिए वो प्रोडक्ट्स देख रहे थे तो बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो केमिकल फ्री थे, टॉक्सिन्स फ्री थे, और इसीलिए उन्हें यूएसए से प्रोडक्ट्स मंगाने पड़ते थे, जो कि काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस थी। और फिर इसी चीज़ का सोल्यूशन वो लेकर आए मामाअर्थ के जरिए, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाती है, टॉक्सिन्स फ्री होते हैं, कोई भी जो हैजर्डस केमिकल्स होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं। तो पहला सवाल ये आता है कि टॉक्सिन्स फ्री प्रोडक्ट, क्या ये इनकी आइडेंटिटी है? क्या इनके पास ऐसी कोई रेसिपी है जो किसी को नहीं पता? तो इसीलिए हमने इनका जो डीआरएच पे आया आईपीओ का, उसमें पेटेंट नाम से सर्च किया, जिसके बाद हमें ये स्टेटमेंट मिला जो ये कहता है कि हमारे प्रोडक्ट फॉर्मूला के लिए हमारे पास कोई पेटेंट नहीं है और इसीलिए हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो भी हमारे जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट साइड में कंपनी के पास ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ कंपनी के पास है और बाकी कंपनीज के पास नहीं है। कोई और भी सिमिलर प्रोडक्ट्स बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई खास स्पेशल रेसिपी नहीं है जो पेटेंटेड है। तो फिर अगली चीज़ दिमाग में आती है कि अगर पेटेंट में आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एज नहीं है तो क्या मैन्युफैक्चरिंग में है? तो यहाँ पर हमने डीआरएचपी में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीज़ें सर्च की तो हमें ये पता चला कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली आउटसोर्स की है और कंपनी ने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि जिन कंपनीज को कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स की है वो हमारे कंपटीटर्स के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ना तो प्रोडक्ट में ना तो मैन्युफैक्चरिंग में इनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एज है। तो फिर सवाल आता है कि कंपनी की कॉम्पिटिटिव एज कहाँ पर आती है? वो आती है मार्केटिंग में। अब होता है कि कंपनी जिन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है उसे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टेस्ट करती है, लोगों के फीडबैक लेती है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, क्या कुछ लोगों का फीडबैक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स अच्छे चले हैं उनकी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से। ऑनलाइन में कैसे करते हैं? तो 2 तरीके हैं, एक तो ऐड चलाकर और दूसरा तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कंपनी ने पिछले साल कितने इन्फ्लुएंसर्स हायर किए होंगे? तो 3958 इन्फ्लुएंसर्स, और इनके जरिए कंपनी ने मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स प्रमोट किए और वहां से कंपनी को अच्छी खासी सेल्स जनरेट हुई। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कंपनी के पास जो रिपीट कस्टमर्स है वो बहुत कम है और इसीलिए कंपनी को हमेशा नए नए कैंपेन्स लाकर नए नए लोगों को टारगेट करने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं कंपनी का ROAS यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कंपनी जितना भी एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रही है उसके बदले में कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है, इसे अगर पता करें तो पिछले 2-3 सालों से वो कंटिन्यूसली 2.5% के करीब है। यानी कंपनी अगर 100 रुपये किसी मार्केटिंग कैंपेन में इन्वेस्ट कर रही है तो वहां से कंपनी को 102.5 रुपीज़ का सेल्स आ रहा है। अब ये जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है ये बहुत कम इसलिए है क्योंकि कंपनी का जो रिकरिंग रेवेन्यू है वो बहुत कम है, लॉयल कस्टमर बहुत कम है, हर टाइम कंपनी को नए लोगों को टारगेट करना है, इसीलिए स्पेंडिंग बढ़ रही है और जो रिटर्न आ रहा है वो उतना खास नहीं है। तो अब देखिए, ROS तो बढ़ नहीं रहा है आपका, तो कंपनी यहाँ फिलहाल क्या कर रही है कि वो प्रोडक्ट्स देख रही है जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और फिर ये भी देख रही है कि कौन से पिन कोड्स पर उन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और फिर वहाँ पर कंपनी अपने आउटलेट्स खोल रही है। कंपनी ने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात की है तो उसके जरिए भी कंपनी अपना ऑफलाइन बिजनेस कर रही है, प्लस इनके एक स्पेशल आउटलेट्स भी है जिसके जरिए कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। जब भी हम किसी कंपनी का आईपीओ एनालिसिस करते हैं तो एक सवाल हमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आप कंपनी का आईपीओ एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि हर बार उसमें काफ़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है जो बाहर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको बता दूं कि हमने इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है और ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हर कंपनी पर अप्लाई होगा। अलग अलग आईपीओ के लिए हमने काफ़ी कस्टमाइज इसे बनाया है
ताकि हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के आईपीओ को बेस्ट तरीके से एनालाइज कर सके। और इस चीज को हमने हमारे आने वाले कोर्स द फाउंडेशन कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट में बहुत डिटेल में समझाया है, जो 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन लॉन्च हो रहा है। अभी इसकी प्री बुकिंग चल रही है, जहां पर 3000 रुपीज का ये कोर्स आपको मिलेगा 14999 में, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट के एकदम बेसिक से लेकर किसी आईपीओ को कैसे एनालाइज करना है, कौन कौन सी मिस्टेक स्टॉक मार्केट में अवॉइड करनी है जिससे आपका काफी सारा पैसा बच सकता है, और अपनी जो शुरुआत के 2000, 5000 या 10,000 रुपए है वो किस तरह से आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में सारी चीजें आपको इस कोर्स में बताई गई है। और यहाँ पर हमने सारी चीजें इतनी आसान भाषा में समझाई है कि कोई 6-7 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी बड़ी आसानी से चीजों को समझ पाएगा। और हमेशा की तरह ही यहाँ पर इस कोर्स की प्राइस के कंपेरेटिवली जो वैल्यू आपको मिलेगी वो बहुत बहुत ज्यादा होगी। और हाँ, इसके लिए एक चीज जरूरी है, वो है कि आपको 5th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि प्री बुकिंग ऑफर में जो प्राइस आपको मिलती है वो बाद में आपको कभी नहीं मिलती है, तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगले कुछ दिनों के लिए ऑफर वैलिड है, लिंक नीचे इसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो मिलते हैं कोर्स के पहले एपिसोड में। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का लगभग 91% रेवेन्यू ऑनलाइन से था और सिर्फ 9% रेवेन्यू ऑफलाइन से था। लेकिन अगर हम कंपनी के रिसेंट डेटा पर नजर डालें तो 59% ऑनलाइन है और अराउंड 35-36% ऑफलाइन है, यानी ऑफलाइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जिसका मतलब है कि कंपनी ऑफलाइन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कंपनी के लिए ऑफलाइन जो सेल्स है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू ऑनलाइन। अब देखिए, कोई भी कंपनी हो, रिपीट कस्टमर आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास रिपीट कस्टमर नहीं आएंगे तो आपकी हालत भी बायजूस जैसी हो सकती है, जो कि फिलहाल बहुत स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि एक लिमिट आ जाएगी जब आप अच्छे खासा जो आपका कस्टमर बेस है उनको अक्वायर करोगे और फिर रिपीट कस्टमर आपके पास है ही नहीं, जिन लोगों ने बस एक बार आपका प्रोडक्ट ले लिया फिर से लेने को तैयार नहीं है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। अब ये जो स्ट्रगल कंपनी की चल रही है, इसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स अफेक्ट हो रहे हैं। कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो सिर्फ 3.5% के करीब आ गई है और कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 1% के करीब आई है। अगर किसी भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन अगर इतनी कम है तो वो कोई एक अच्छा सिग्नल नहीं है। अब अगर हम कंपनी के डिटेल फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2 सालों में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 800% से बढ़ा है, लेकिन क्या प्रॉफिट भी उसी स्पीड से बढ़ा है? तो जवाब है नहीं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इनकंसिस्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में तो कंपनी लॉसेस में थी। 2022 में वो प्रॉफिट में आई, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़ था, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी अगेन लॉस में आई। लेकिन ये जो लॉस है वो मेनली एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से था। अगर हम उस एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2023 में वो था 4 करोड़ का। यानी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इनकंसिस्टेंट है और यहाँ पर ग्रोथ प्रॉफिट में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, यानी कि कंपनी के वैल्यूएशन की। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो लास्ट टाइम जब बातें आई थी कि कंपनी का 24,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है, तब कंपनी का पी रेशो निकल कर आ रहा था 1700। लेकिन अब कंपनी ने वैल्यूएशन 10,000 करोड़ पर लाया है, तो पी रेशो कम होना चाहिए, लेकिन वो और बढ़ गया है, 2600 हो गया है। क्यों? क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 14 करोड़ था और अगर अब की बात करें तो एक्सेप्शनल आइटम हटाने के बाद वो 4 करोड़ पर आ गया है, यानी प्रॉफिट बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका प्राइस टू अर्निंग रेशो और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर 2600 के पी की बात करें, बहुत नसीबवान आप होने चाहिए, तभी जाकर ऐसी कंपनीज आपको देखने मिलती है जिनके पी रेशोज इतने ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हर किसी को देखने मिले। और वैल्यूएशन के बारे में मुझे नहीं लगता कि और चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। अब अगर हम आगे बढ़कर कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो गजल अलग और वरुण अलग कंपनी के फाउंडर्स हैं और उनके पास कलेक्टिवली अराउंड 37% का स्टेक है। वरुण अलग सैलरी लेते हैं अराउंड 1 करोड़ रुपीज और गजल अलग जो सैलरी लेती है वो है अराउंड 70 लाख रुपीज पर एनम। तो एक और चीज़ इन फाउंडर्स के बारे में आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है, तो ये जो अभी आईपीओ आया इसके जरिए कंपनी अराउंड 1700 करोड़ रुपीज रेज कर रही है, लेकिन इस 1700 करोड़ में से सिर्फ 365 करोड़ रुपीज कंपनी के पास जाने वाले हैं, जिसे कंपनी इस्तेमाल कर रही है मार्केटिंग के लिए अगेन। और जो बाकी पैसे कंपनी रेज कर रही है वो जाएंगे सीधे उन शेयर होल्डर्स के पास जो अपना स्टेक अभी बेच रहे हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे वेंचर कैपिटल और इन्वेस्टर कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पर वरुण अलग अपने 103 करोड़ के शेयर्स बेच रहे हैं और गजल अलग 3 करोड़ के शेयर्स बेच रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं होता है अगर कोई प्रमोटर आईपीओ में अपने शेयर्स बेचने लगे तो, और पर्टिकुलरली तब जब आप इस तरह के वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ ला रहे हैं। तो कंपनी के और रेड फ्लैग्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी अपना प्री आईपीओ राउंड भी रेज करना चाहती थी, उसकी काफी सारी चर्चा भी हुई, लेकिन ये जो प्री आईपीओ राउंड है ये हो नहीं पाया। अब क्या रीजन है ये नहीं पता। अब इसके बाद अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो बीपीसी यानी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री बहुत ही हॉट इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। यंग जनरेशन फिलहाल इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इनकम भी बढ़ रही है, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में जा रहे हैं, ऐसे में कंजम्पशन बढ़ रहा है और बीपीसी जैसे एक इंडस्ट्री है जिसको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ग्रोथ के बारे में नो डाउट बहुत ही हॉट ये सेक्टर है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली मामाअर्थ की बात करें तो फिलहाल मामाअर्थ और उनके जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि द डर्मा कंपनी,
आयुगा, एक्वालॉजिका, बी ब्लंट और बाकी कई सारे प्रोडक्ट्स, इन सब में प्रोडक्ट स्पेशलिटी के बजाय कंपनी फोकस कर रही है अपने मार्केटिंग स्पेशलिटी पर। और इसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ज़्यादातर एक्सपेंसेस आपके मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, जबकि वहाँ से जो आपको रिटर्न आना चाहिए वो उतना सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी की मार्जिन हिट हो रही है और उसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो प्रॉफिट में तब्दील नहीं हो पा रहा है। कुछ सिमिलर तरीके की चीज़ें नायका में भी ऑब्जर्व करने मिली थी जब उनका आईपीओ कुछ साल पहले आया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि जितनी भी ऐसी कंपनीज है जो लॉस मेकिंग थी और आईपीओ के कुछ टाइम पहले ही प्रॉफिटेबल हुई, उनका कुछ जो आईपीओ का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ खास नहीं रहा है। तो जैसे कि अब कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनके रिसेंटली आईपीओ आए हैं, उनमें से ज़्यादातर आईपीओस अपनी आईपीओ प्राइस को भी हिट नहीं कर पाए हैं। और इसीलिए अब काफ़ी लंबे टाइम बाद किसी स्टार्टअप का आईपीओ आया है और अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें मिलता है। अब ये थी मामाअर्थ की पूरी पिच जो हमने DRHP को एनालाइज करके आपको बताई। अब आपको ये बताना है एज अ जज कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या फिर नहीं, अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं। तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अपने बाकी इन्वेस्टर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि मामाअर्थ के सारे डिटेल्स उन तक पहुंचे और वो एक बेटर डिसीजन ले पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप इन्वेस्टमेंट की समझ रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। थैंक यू।